आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है परमाणु संरचना। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसको परमाणु कहते हैं। ऐसा हमें छोटी क्लासों में अध्ययन करवाया गया है। हमने आज तक किसी भी प्रायोगिक रूप से परमाणु को नहीं देखा है, क्योंकि हमें अब तक इतनी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना हमें अभी अध्ययन में नहीं है। लेकिन हम परमाणु के बारे में अगर ऐतिहासिक लक्षणों की बात करें तो धीरे धीरे परमाणु की खोज हुई है और इनकी जो हिस्ट्री है उसी को ही इस अध्याय में दिया गया है, तथा इसके साथ साथ इनके काम में आने वाले स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रमों के आधार पर इनकी खोज की गई, इसके बारे में बताया गया है। तो परमाणु संरचना का पहला टॉपिक बनता है परमाणु तथा अणु, यानी कि हमारे विषय के अनुसार देखें तो परमाणु तथा अणु दोनों ही हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। लेकिन प्रकृति में ये किस रूप से पाए जाते हैं, इसका अध्ययन हम इसी अध्याय में करेंगे। तो देखिए, सामान्य सी बात है, परमाणु को एटम बोला जाता है और अणु को मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो परिभाषाओं को पढ़ाते हुए मैं आगे की ओर चलूँगा। तो देखिए, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है जो विक्रिया में भाग लेता है। तो आज की स्थिति में हम ये देखते हैं कि कोई भी परमाणु है जिसे हमने क्या किया, बहुत अधिक विभाजित किया है, उसको हम तोड़ते गए और इसे छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया, तो लास्ट में एक कण ऐसा बच जाएगा जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, तो हम उसे परमाणु कहते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है, जैसा हमें डाल्टन ने बताया था, ठीक है ना। लेकिन हमने एक बात बताई है आज के टाइम में कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, वह बात सही है। लेकिन सूक्ष्मतम कण होने के साथ साथ उससे क्या होनी चाहिए, वो अभिक्रिया में भाग भी लेना चाहिए। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि किसी परमाणु में नाभिक भी होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते हैं, और नाभिक में दो कण और भी पाए जाते हैं जिसका नाम प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। अब सूक्ष्मतम कण तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी हो गए, इलेक्ट्रॉन भी हो गया, ठीक है ना। लेकिन हमें ध्यान में ये रखना है कि अकेला न्यूट्रॉन कभी अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, अकेला प्रोटॉन कभी अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, और ना ही अकेला इलेक्ट्रॉन कभी अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से जिस तरह से हम बात करें कि हमारे शरीर में जो बॉडी में सबसे छोटी जो क्रियात्मक इकाई है वो कौन है, कोशिका है, यानी कि सेल है, ठीक है ना। अब सेल जुड़ करके बहुत सारे कोशिकाओं का समूह क्या बनता है, उत्तक बनता है, और उत्तकों का समूह क्या बनता है, अंग बनता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। और अंग से मिलकर के क्या बनता है, शरीर बनता है या बॉडी बनती है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमें ये पता है कोशिका भी आगे चल करके कई भागों से मिलकर बनी होती है, कोशिकांगों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऐसे बहुत सारी 9 कोशिकांग हैं जिनसे मिलकर एक कोशिका बनती है। और ऐसी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। तो अकेला माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी कोई भी बॉडी नहीं बना सकता, अकेला गोल्जी का या लाइसोसोम मिलकर के कभी कोई बॉडी नहीं बना सकता। इसी तरह से अकेला न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी भी क्रिया को संपन्न नहीं करवा सकते। यानी कि पदार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो एक छोटा का होना चाहिए, इकाई होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम परमाणु को क्या नाम देते हैं, एक इकाई नाम देते हैं कि यह एक तरह की क्या होती है, यूनिट होती है, जो कि अभिक्रिया में भी क्या करती है, भाग लेती है, ठीक है। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है हमारा कि अक्रिय गैसों अर्थात कि उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर, ठीक है, सभी पदार्थों के सूक्ष्म कण अणु होते हैं जो कि प्रकृति में स्थायी रहते हैं। तो आपको यह अटपटी सी बात लगेगी पढ़ने के अंदर, लेकिन यह सत्य है कि जैसे उत्कृष्ट गैसें हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, इस तरह से जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो तो परमाणु अवस्था के रूप में क्या रहती हैं, स्थायी रहती हैं। इनके परमाणु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन जो है वो प्रकृति में H के रूप में पाया जाता है, उसका परमाणु स्थायी है, ऐसा नहीं है। प्रकृति में हाइड्रोजन जो है वो H2 अणु के रूप में पाई जाती है, ना कि इस परमाणुीय रूप में।
ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा कण जो है वो कैसा है, कौन सा है, परमाणु है। लेकिन जो प्रकृति में स्थायी रूप से पाया जाता है वो कण कौन सा है, अणु है उसका। ठीक है ना। तो जैसे HCl है, HCl एक अणु है, यह प्रकृति में स्थायी अणु है, यह प्रकृति में क्या है, स्थायी अणु है। ठीक है ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ का यह सबसे छोटा कण है जो स्थायी रूप से प्रकृति में पाया जाता है, तो यह तो एक अणु हुआ। लेकिन हम ये कहें कि स्थायित्व रहे ना रहे, लेकिन सबसे छोटे कण की बात करें तो वो क्या होता है, परमाणु होता है। जैसे कि हाइड्रोजन में H परमाणु है, HCl के अंदर हाइड्रोक्लोरिक जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके अंदर H और Cl ये दोनों ही क्या हैं, परमाणु हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि प्रकृति में जो किसी पदार्थ का उत्कृष्ट गैसों को छोड़ करके सभी पदार्थों का जो सबसे छोटा कण जो प्रकृति में स्थायी रूप से पाया जाता है वो क्या होता है, हमारा अणु होता है। जबकि सबसे छोटा कण जो होता है वो कौन सा है, परमाणु है। ठीक है, इस बात का हमें विशेष रूप से क्या रखना होता है, ध्यान में रखना होता है। ठीक है। अगला आता है कि किसी तत्व को सूक्ष्म कण परमाणु होता है और एकल परमाणु की अवस्था गैसीय मानी जाती है। जैसे हम जानते हैं कि सोडियम जो है हमेशा ही एक धातु है और धातु की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, धातु जो है वो क्या होती है, ठोस होती है। तो इसका मतलब अगर मैं NS लिख रहा हूँ तो बहुत सारे सोडियम आपस में जुड़ करके, इस तरह से बहुत सारे सोडियम हैं जो आपस में जुड़ करके एक धात्विक ठोस का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनमें से एक Na को मैंने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, एक परमाणु को मैंने क्या कर लिया है, अलग कर लिया है, अब इसकी कौन सी अवस्था है, तो एकल जो परमाणु होता है उसकी अवस्था कैसी मानी जाती है, गैसीय अवस्था मानी जाती है। उसकी अवस्था कैसी मानी जाती है, गैसीय अवस्था मानी जाती है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक है। किसी भी पदार्थ का अगर एक परमाणु होता है, कोई भी हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे, ठीक है ना, चाहे गैस हो चाहे ठोस हो, उसका एकल परमाणु जो है वो हमेशा कौन सी अवस्था में माना जाएगा, गैसीय अवस्था में माना जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि कहीं लिखा हो NaG तो आपको समझ जाना है कि ये एक परमाणु की बात कर रहा है। ठीक है ना। क्योंकि हमें विशेष रूप से ध्यान है कि सोडियम जो होता है वो तो कैसी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि यह एक तरह की क्या है, धातु है। अगला आता है कि परमाणु को बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सिद्धांत आए। उसमें से सबसे पहला सिद्धांत आता है डाल्टन की परमाणु अवधारणा या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। पहला है गिवन बाय द जॉन डाल्टन, यानी कि किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। तो देखिए डाल्टन जिस टाइम ये थ्योरी दी थी उस टाइम से हम बात करें तो माइक्रोस्कोप्स नहीं हुआ करते थे, यानी कि एक आइडिया लगाया कि किसी एटम पदार्थ को हम तोड़ते जाएं, है ना, और तोड़ते तोड़ते सबसे क्या आ जाए, छोटा कण आ जाए, तो उस छोटे कण को हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। सिंपल सी बात है, हम परमाणु को देख करके सीधा सा बता सकते हैं कि सपोज कीजिए एक कोई व्यक्ति है, ये यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और यहाँ पर कोई दो व्यक्ति आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से चल के आ रहे हैं। अब ये लड़का क्या सोचेगा इन दोनों के बारे में कि ये दोनों क्या हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, मे बी ये दोनों फ्रेंड हों, दोनों ब्रदर भी हो सकते हैं। अगर एक बॉय और एक गर्ल है तो ये सोच सकता है कि दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, मे बी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी थिंकिंग है कि वो क्या हो सकते हैं, यानी कि ये इसकी थिंकिंग है, थिंक पर इसके, यानी कि इसकी क्या है, सोच है। ठीक है ना। तो इसी सोच को लेकर के डाल्टन ने क्या दी थी, अपनी अवधारणाएं दी थी, जिनका प्रायोगिक रूप से कोई सत्यापन नहीं था, लेकिन बाद में इन्हें धीरे धीरे क्या किया गया, सत्यापित किया गया। तो जैसे देखिए, तो हम बात करते हैं कि इसके मूल बिंदु जो हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला है, मुख्य बिंदु की बात करें। ठीक है, तो पहला बिंदु ये कहता है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो परमाणु कहलाता है। ये बात हम कह चुके हैं पहले ही कि कोई पदार्थ का छोटे छोटा कण जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, और परमाणु की खास बात ये होती है कि इसमें इतनी पावर हो सकती है कि ये किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ कर के क्या कर सकता है, अभिक्रिया संपन्न कर सकता है। क्या कर सकता है, ये अभिक्रिया संपन्न कर सकता हो।
ठीक है ना। तो ऐसा है तो ये क्या होता है, परमाणु होता है। अदरवाइज इस छोटे कण तो कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन ये विक्रिया संपन्न नहीं करवा सकते। तो इसलिए हम इन सभी को मिला करके जो इकाई बनती है वो क्या बनती है, परमाणु बनती है, और ये कोई भी विक्रिया संपन्न करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात जो कि डाल्टन ने बताई थी कि परमाणु एक क्या होता है, अविभाज्य कण होता है, यानी कि इसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज के समय में हम जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। इसलिए हम ये तो बात उस समय कही गई थी जब हमें इसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु पे बात करें। नेक्स्ट बिंदु कहता है कि भिन्न भिन्न परमाणु तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। सिंपल सी बात है कि बहुत सारे परमाणुओं के हम बात करें, अगर हम एक ही पदार्थ की बात करें, ठीक है ना, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम धातु है, ठीक है ना। तो सोडियम धातु में तो क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, परमाणु होंगे। सोडियम धातु में क्या होंगे, बहुत सारे परमाणु उपस्थित होंगे। इस तरह से आपको अच्छी तरह से पता है, तभी तो ये क्या बनते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। अब ये कहता है कि इसमें अनगिनत क्या है, सोडियम परमाणु हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे सोडियम परमाणु हैं, पाए जाते हैं। अब इन सोडियम परमाणुओं की बात करें तो सभी परमाणु से मिलकर के ये जो धातु बनी हुई है, इनके सभी परमाणु जो हैं, इनके सभी परमाणुओं का द्रव्यमान तथा अभिलाक्षणिक गुण, जो भी गुण होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण, ये सभी क्या रहते हैं, समान रहते हैं, यानी कि ये अलग अलग नहीं होते। तो पहला नाइट्रोजन का सोडियम का परमाणु ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, तो ये समान रहेंगे। लेकिन अगर मैं इनकी तुलना आयरन के परमाणुओं के साथ करूंगा तो आयरन के परमाणु और सोडियम के परमाणुओं के अंदर तो क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। लेकिन एक ही प्रकार के तत्वों के जो सभी परमाणु होते हैं, उनका द्रव्यमान तथा अभिलाक्षणिक गुण क्या रहते हैं, हमेशा समान रहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के अभिलाक्षणिक गुण जो हैं, ठीक है ना, अभिलाक्षणिक गुण तथा जो द्रव्यमान है वो क्या रहते हैं, हमेशा समान रहते हैं। अब इसको समान रहने को हमेशा अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आइडेंटिकल बोला जाता है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सभी तरफ से समान, जैसे इनके त्रिज्या समान, इनके आयतन समान, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व समान, ठीक है ना, सभी तरीके से समान हो तो उसको आइडेंटिकल बोला जाता है। एक वर्ड आता है सेम। सेम का मतलब ओनली शेप से होता है, लेकिन अगर सभी दिशाओं से वो एटम क्या है, समान है, या कोई भी चीज़ समान रहती है तो उसे हम आइडेंटिकल कहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमने जो समान वर्ड है उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, आइडेंटिकल वर्ड यूज किया है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे की ओर चलें तो फिफ्थ नंबर पे बात करें पॉइंट की, तो आता है कि पदार्थ के अणुओं का निर्माण करने के लिए एक समान अथवा भिन्न भिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में ही आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो इनका अनुपात क्या रहता है, भिन्न भिन्न रहता है, तथा अणु का द्रव्यमान जुड़ने वाले परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। तो देखिए, ये कहता है कि जैसे ही कोई पदार्थ बनता है तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो प्रकृति में स्थायी रहता है वो क्या है, अणु होता है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि पदार्थ के अणु का निर्माण करने के लिए समान अथवा भिन्न भिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में ही आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। जैसे हम बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, H2O के अंदर हाइड्रोजन व अगर हम ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो वो अनुपात कितना रहता है, 2:1 रहता है। इसी तरह से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर बात करें, H2O2 के अंदर, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। इसमें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात की बात करें तो ये 2 कितना है, 2 है, यानी कि कट के कितना हो गया, 1:1 हो गया, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए परमाणुओं का अनुपात परिवर्तित होता है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पदार्थ भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है,
ठीक है। तो इस तरह से एक विशेष प्रकार का जो पदार्थ होता है उसमें सभी परमाणुओं कहते हैं एक ही प्रकार के पदार्थ होता है, उसमें जो सभी अणु जो होते हैं वो एक समान प्रकार के अनुपात में परमाणुओं के जुड़ने से बने होते हैं। अगर इनमें कहीं भी अनुपात बदलता है तो वो अनुपात बदलते ही पदार्थ भी बदल जाएगा या अणु भी बदल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब बात आती है कि इनके जुड़ने से या द्रव्यमान जुड़ने वाले परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे हम बात करें इसके अंदर H2O के अंदर, H2O यानी कि जलकाणु है, इसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 माना जाता है। वैसे 1.008 AMU होता है, बट हम 1 लेते हैं। तो 1 × 2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है, प्लस एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16। इसलिए हम टोटल करें तो 1 × 2 यानी कि ये कितना हो गया 2 प्लस ये आ गया 16, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 18 आ गया। अगर हम यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर H2O2 के अंदर, तो हाइड्रोजन भी कितने हैं 2 हैं, तो 2 × 1 × ऑक्सीजन कितना है 2 हैं, तो 2 × 16, तो 2 सॉरी ये प्लस होगा यहाँ पे क्योंकि एडिशन होता है, तो ये आ गया 2 + 32। ठीक है ना, तो टोटल वेट कितना हो गया इनका 34 हो गया। तो इस तरह से जो जितने परमाणु जुड़े हैं उसके आधार पर अणु का जो द्रव्यमान होता है वो उनमें जुड़ने वाले परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जल के अणु का द्रव्यमान है वो 18 है, और इसके हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो इसके कितना आएगा 34 यानी कि 34 आएगा। तो इस तरह से परमाणु जो जुड़ते हैं उनके द्रव्यमानों का योग होता है हमारे पास क्या, अणु का द्रव्यमान। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरी बात ये है कि हमारे पास परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, हम जो इंसान लोग हैं वो हम ना तो परमाणु को नष्ट कर पाते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर पाते हैं। ठीक है, अगली बात जो बताई डाल्टन ने वो ये बताई कि कोई भी परमाणु जो होता है उसका आकार कैसा रहता है, गोलाकार रहता है। कैसा रहता है, गोलाकार, जैसे कि बॉल लाइक, किसके समान, बॉल के समान। ठीक है ना, अब बॉल कौन सी हो सकती है, आपके पास फुटबॉल हो सकती है, क्रिकेट बॉल हो सकती है, लेकिन उसका इतना छोटा रूप यानी कि स्मॉल बॉल कर दिया हमने, बहुत स्मॉलेस्ट बॉल। ठीक है ना, तो स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है, बॉल के समान इनकी संरचना होती है। अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश कैसा रहता है इस पर, ये उदासीन होता है, यानी कि ये क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, ये आवेशहीन होता है। इस पर यूँ कह सकते हैं कि धनायन और ऋणायन या तो बराबर होते हैं या हम ये कहते हैं कि इनमें पाए ही नहीं जाते। ठीक है, तो यह तो कॉन्सेप्ट जो चल रहा था वो था डाल्टन का सिद्धांत या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब हम बात करते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद इसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी जिनको डाल्टन समझा नहीं पाया था। इसके लिए हमारे पास एक नई अवधारणा आई जिसका नाम है परमाणु अध्ययन की आधुनिक अवधारणा, यानी कि इसको हम बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, और ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये कब दिया गया, 19वीं शताब्दी में दिया गया। स्टार्टिंग से ये प्रारंभ हुआ, हम तब से इनके बारे में बात कर रहे हैं। मॉडर्न सिद्धांत के अंदर सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो है रेडियो सक्रियता की अवधारणा, यानी कि फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले समझिए कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। देखिए, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनके परमाणु जो हैं जो विशेष प्रकार की विकिरणों का क्या करते रहते हैं, उत्सर्जन करते रहते हैं। विकिरणों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते रहते हैं। तो ऐसे उत्सर्जन, विकिरणों का उत्सर्जन करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि परमाणु बम का विस्फोट हुआ हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर, हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ पर आज भी उसके प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग आज भी अपाहिज पैदा हो रहे हैं, उनकी जनता, बच्चे जो हैं, संतानें जो हैं वो अपाहिज पैदा होती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर विस्फोट के बाद कुछ ऐसे पदार्थ अभी भी प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं जिनसे विकिरणों का क्या होता रहता है, उत्सर्जन होता रहता है। और ये उत्सर्जित विकिरणें जो हैं, जो नई कोशिकाएं बन रही होती हैं, उनके निर्माण में क्या कर देती हैं, व्यवधान पैदा कर देती हैं। इस वजह से
आज भी इसके प्रभाव देखने को वहाँ पर मिलते हैं। तो इसकी जो खोज है वो कब की गई? 19वीं शताब्दी में की गई। इसकी खोज किसने की? पहली बात, रेडियो सक्रियता होती क्या है इसके लिए सबसे पहले बताया था प्रोफेसर हेनरी बेक्यूरेल ने, ठीक है ना। तो ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हेनरी बेक्यूरेल। अब देखिए, पदार्थों को रेडियो एक्टिव का अध्ययन करने पर हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, जिससे हमें ये पता चला कि परमाणु में कौन कौन से कण और भी अधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें सब पता कब चलता है? जब हम रेडियो एक्टिवता यानी कि रेडियो सक्रियता का अध्ययन करते हैं कि कौन सा पदार्थ रेडियो सक्रिय है अथवा नहीं है। हाँ जी, अगली लाइन है कि जब रेडियो एक्टिवता का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि परमाणु एक विभाज्य कण होता है, यानी कि परमाणु में और भी कण पाए जाते हैं। जो हर एक परमाणु जो होता है उसमें 3 मूलभूत कणों से मिलकर वो बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी कि चाहे परमाणु किसी का भी हो, चाहे हाइड्रोजन का, चाहे आप कार्बन का, चाहे आप यूरेनियम का, चाहे आप पोलेनियम का, यानी कि कोई भी परमाणु ले लें, उनमें मुख्य 3 कण तो अवश्य ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। अपवादी स्वरूप से हाइड्रोजन जो प्रोटियम है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, वो बात अलग है, वो एक अपवाद है। लेकिन बाकी सभी परमाणुओं के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए ही जाते हैं। तो इसलिए इन्हें किसी भी परमाणु का क्या कहा जाता है? मूलभूत कण कहे जाते हैं, इन्हें परमाणुीय कण कहे जाते हैं, ठीक है। और हमने ये पाया कि इन मूलभूत कणों के अलावा भी परमाणु के अंदर और कण भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या अलग अलग होती है। किसी में ये 0 भी हो सकते हैं, किसी में पाए भी जा सकते हैं। इनमें बहुत सारा वेरिएशन यानी कि भिन्नता पाई जाती है। जब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि एक मूलभूत क्या है? कण है किसी भी परमाणु के अंदर। तीनों कणों के अलावा भी परमाणु में कण मिलते हैं या अन्य कण भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे प्रोजेस्ट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, आगे लिख देते हैं आदि, क्योंकि और भी कण हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इन कणों के लिए आगे हमने ये खोज की। ये कब पता चला? जब हमें रेडियो सक्रियता का बारे में पता चला। इसके बाद नए एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है समस्थानिक। क्या नाम है? समस्थानिक अवधारणा। समस्थानिक क्या था? आइसोटॉप आप पढ़ चुके हैं और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आइसोटॉप किसे कहते हैं? जिनका परमाणु, ऐसे परमाणुओं का समूह जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? भिन्न भिन्न रहती है। उन्हें हम आपस में क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। लेकिन इसकी अवधारणा की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था सोडी। क्या नाम था? सोडी, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें इनकी परिभाषा की तो ये कहता है कि जिनका परमाणु क्रमांक क्या रहे? समान रहे और द्रव्यमान संख्या क्या रहे? भिन्न भिन्न रहे। तो ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। अथवा परमाणु क्रमांक समान का मतलब होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी कि ये दोनों ही परिभाषाएं सही हैं और अपने अवधारणा के आधार पर इनको दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम समझाना चाहेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। पहला कौन सा? प्रोटियम, ठीक है। सेकंड होता है इसके अंदर ड्यूटेरियम और थर्ड होता है इसमें ट्राइटियम, ठीक है। अब हम बात करें इनको सिंबल के अनुसार तो ये H1, ये भी H1 और ये भी H1 होता है, ठीक है ना। लेकिन जब इनके द्रव्यमान संख्या देखी जाती है तो इनकी 1, इसकी 2 और इसकी कितनी होती है? 3 होती है। तो इस तरह से इनमें प्रोटॉनों की संख्या तो कितनी है? 1 1 है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो ऊपर वाले में से ये नीचे वाला माइनस कर देते हैं। ये द्रव्यमान संख्या है आपकी और ये परमाणु क्रमांक है जो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या में से ये घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। तो इसमें न्यूट्रॉन 0 है। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन कितना है? 1 है। और अगर ट्राइटेरियम की बात करें तो 3 - 1 करोगे तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? इसके अंदर यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रोटॉनों और परमाणु क्रमांक क्या रहता है? समान रहता है। तो ये आप अच्छी तरह से जानते थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे ज़्यादा इसके एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, ठीक है इसको, क्योंकि ये टॉपिक हमारा भी आगे आने वाला है। और ठीक है, हाँ जी, आगे बात करते हैं कि सभी परमाणुओं में
परमाणु में साधारण अनुपात में आपस में जुड़े यह आवश्यक नहीं है। यानी कि ऐसे भी कई पदार्थ होते हैं, जैसे हमने बात किया कि हाइड्रोजन जल के अंदर बात करते हैं, जैसे हमने जल के अणु के अंदर बात की कि यहाँ पर H2O होता है, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन कितना है 1, तो यह एक सरल अनुपात हो गया, है ना, पूर्ण संख्याएं हो रही हैं। इसी तरह से H2O2 में भी बात की थी हमने, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आता है 2:2 यानी कि 1:1, तो यह एक पूर्ण संख्याओं का क्या है, अनुपात होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई डेसिमल नंबर या दशमलव संख्याएं नहीं हो सकती, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा किस में देखा जा सकता है, इसके कई उदाहरण हैं हमारे पास। तो देखिए, सभी परमाणु साधारण अनुपात में आपस में जुड़े यह आवश्यक नहीं है। कुछ परमाणुओं में परमाणु अरसमीकरणमितीय अनुपात में भी जुड़कर अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम बात करें आयरन के अंदर, आयरन सल्फाइड जो होता है, हम अगर सामान्य फॉर्मूला इसका लिखना चाहें तो FeS2 होता है, लेकिन जब इसको गर्म करके ठंडा किया जाता है तो इसमें कई विकृतियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जो अब बनने वाला आयरन सल्फाइड है उसमें यहाँ तो आपको 1:1 दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, वास्तविकता में ऐसा पाया जाता है। ठीक है, Fe जो है वो कितना होता है 0.86 और सल्फाइड जो है S-2, ये सल्फाइड है, तो ये होता है 1.00। तो इस तरह से इनका जो फॉर्मूला है वो बनता है Fe 0.86 और 1। तो इसलिए यहाँ एक जो 0.86 जो है वो एक कंप्लीट नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये जो अनुपात है वो एक सरल अनुपात हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, ये अनुपात अरसमीकरणमितीय भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे आज के हमारे इस टॉपिक के थर्ड पॉइंट की, जिसको हमने बोला था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की सामान्य जानकारियाँ जो कि हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं, जो हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए, है ना। तो देखिए, किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है उसको हम किससे निरूपित करते हैं, Z से निरूपित करते हैं। और हमेशा ही ऑलवेज उदासीन जो अगर परमाणु हैं तो उसमें परमाणु क्रमांकों की संख्या बराबर होती है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो क्या रहती हैं, समान रहती हैं। जैसे हम कार्बन की बात करें, कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो मैं बात करूं कि इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसका जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है ना, वो कितना रहेगा 6 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या जो है ये संख्या भी कितनी रहेगी, 6 रहेगी। इसी तरह से हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो भी कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हर एक जो एलिमेंट जो होता है, हर एक परमाणु जो होता है उसका, अगर वो उदासीन है तो उसमें हमेशा ही परमाणुओं की क्रमांक संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। लेकिन हम ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम जो है Na, इसमें जो परमाणु क्रमांक है यानी कि Z है वो कितना है, 11 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो भी कितने हैं, 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी कितने हैं, 11 है। लेकिन अगर ये तो क्या है, उदासीन परमाणु है, ये क्या है, उदासीन परमाणु, किसका भी, सोडियम का, है ना। लेकिन अब क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, माइनस कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन। अब हम ये क्या कहेंगे, सोडियम आयन है, ना कि सोडियम का उदासीन परमाणु। ठीक है ना, तो ये सोडियम आयन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करें कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो वो तो भी 11 ही है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, देखिए इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, प्रोटॉन डोनेट नहीं किया, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी रहेगी, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई, 10 रहेगी। तो इसलिए हम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारी जो ये बात हो रही है, जो मैंने ये ऑलवेज लिखा है, वो किसके लिए लिखा है, उदासीन परमाणु के लिए लिखा है। वो किसके लिए लिखा गया है, उदासीन परमाणु के लिए लिखा गया है, ना कि किसी आयन के लिए। ठीक है, ये आयन है और ये उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु वो होता है जिस पर ना तो धनायन हो और ना ही ऋणायन हो। ठीक है, इस बात को हमें विशेष रूप से इन त्रुटियों को दूर रखना है। अगला है हमारे पास द्रव्यमान संख्या। देखिए, मास नंबर,
इसको प्रदर्शित करने के लिए हमने एक सिंबल का प्रयोग करते हैं जो है कैपिटल ए। ठीक है, इस कैपिटल ए के अंदर बात करें तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है कि परमाणु का जो नाभिक होता है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि दोनों ही डिसाइड करते हैं कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। कहाँ पाया जाता है? उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ठीक है ना, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा ए जो है द्रव्यमान संख्या वो किसके बराबर रहती है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। और ये दोनों ही कण कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम कार्बन की बात करें, है ना, तो कार्बन क्या है? 6 एटॉमिक नंबर है उसका। ठीक है, और उसका ए जो है वो कितना है? 12 है। तो ए कितना है इसका? 12 है। अब ये कैसे पता चला हमें? एक्चुअली में क्या हुआ कि कार्बन में प्रोटॉन हैं वो किसके कुल होंगे? उसके परमाणु क्रमांक के 6। ठीक है ना, तो इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। तो इस तरह से कार्बन 12, ठीक है, हमारे पास जो एटम है उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 है, इसलिए उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12 है। इसी तरह से हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। अगर ऑक्सीजन 16 की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है? 16 है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो कहाँ लिखी जाती है? हमेशा यहाँ लिखी जाती है। इसमें अगर प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होते हैं? उसके एटॉमिक नंबर के। तो वो प्रोटॉन कितने हो गए? 8 हो गए। तो दैट मीन्स 16 - 8 करोगे तो क्या आ जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने आ गए हमारे पास? 8 आ गए। तो इस तरह से प्रोटॉनों की संख्या 8, न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 8 है। अब हमेशा ही ये प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहे ऐसा आवश्यक नहीं है, अलग अलग भी होता है। जैसे कि सोडियम के अंदर, ठीक है ना, सोडियम का अंदर जो है वो जो न्यूट्रॉन हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, और उसका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहती है? 11 होती है। ठीक है ना, तो ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या जो है वो हमेशा किसके बराबर रहती है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर हम बात करें, यह बात थी सिर्फ द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। ठीक है ना, अब हम अगर करें बात परमाणु भार की, किसकी बात करते हैं? परमाणु भार, यानी कि भार द्रव्यमान संख्या जो होती है वो हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। लेकिन भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण के साथ क्या होता रहता है? बदलता रहता है। ठीक है, ऐसा आप फिजिक्स में पढ़ोगे। लेकिन हम उस टॉपिक को छोड़ते हुए इस टॉपिक पे आते हैं कि परमाणु भार क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो किसी परमाणु का भार उसके समस्थानिकों के भारों का औसत होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इन तीनों का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, और प्रकृति में वो कितनी प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं उसके आधार पर उनका क्या निकाला जाता है? औसत निकाला जाता है। तो वो औसत ही इनका क्या माना जाएगा? द्रव्यमान माना जाएगा। परमाणु भार माना जाएगा। ठीक है, उसको क्या माना जाएगा? परमाणु भार। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। उदाहरण के तौर पर हम बात करें यहाँ पर, सपोज कीजिए हमारे पास एक ए परमाणु है तथा उसके समस्थानिक क्या हैं? A1, A2 और A3 है। यानी कि ये A है जिसकी समस्थानिक A1, A2 और A3 है। ठीक है, जिनका द्रव्यमान क्रमशः W1, W2 और W3 है, वेट है, वजन है उनका। तथा प्रकृति में समस्थानिकों के पाए जाने की प्रतिशतता या संभावना या प्रायिकता या अनुपात क्रमशः कितना है? X1, X2 या X3 है। तो परमाणु का जो
औसत भार होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पर आपको दिया गया है। परमाणु औसत भार जो है यानी एवरेज वेट जो है, पहले तो इनका क्या होगा, इनके द्रव्यमानों के साथ गुणा होगा, ठीक है। ये A1 परमाणु के लिए आ गया, ये A2 परमाणु के लिए, ये A3 परमाणु के लिए। तो अब इनका जो औसत निकलेगा वो उसका क्या कहलाएगा, परमाणु औसत भार कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इसको और अच्छी तरह समझे तो हमें एक उदाहरण की आवश्यकता, वो उदाहरण है हमारे पास क्लोरीन का। जैसे देखिए क्लोरीन के दो समस्थानिक जो हैं प्रकृति में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखिए क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो अब आप ध्यान दीजिए, क्लोरीन 35 का द्रव्यमान संख्या कितनी आ रही है, 35 है, और क्लोरीन 37 की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 37 है। ये इसका W2 हो गया, ये इसका W1 हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्रकृति में सर्वाधिक जो पदार्थ क्लोरीन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, 75% यानी 75% जो भाग पाया जाता है वो किसका पाया जाता है, क्लोरीन 35 का पाया जाता है। जबकि 25% भाग किसका पाया जाता है, हमारे पास क्लोरीन 37 का पाया जाता है। यानी दो समस्थानिक हैं जिनके अलग अलग जो है वो प्रतिशतता पाई जाती है, कहाँ पर, पृथ्वी में पाए जाने वाले यौगिकों के अंदर। अगर हम इनकी प्रतिशतता का अनुपात निकालें तो वो अनुपात किस तरह से निकलेगा, यानी कि 75 अनुपात कितना हो गया, 25 हो गया। तो इनको अनुपात निकला तो अनुपात निकालेंगे तो 3:1 यानी कि 3:1 हो गया। इस तरह से कहने का मतलब x1 का जो मान है वो कितना है, 3 है, और x2 का मान जो है वो कितना है, 1 है। क्योंकि x2 किसके लिए दिया गया है, क्लोरीन 37 के लिए, x1 किसके लिए दिया गया है, क्लोरीन 35 के लिए। अब हम अगर औसत भार निकालते हैं तो देखिए औसत परमाणु भार निकालेंगे तो 35 × 3, ये W1 है, ये x1 है, ठीक है ना। तो इस तरह से 35 × 3, और इधर क्या आ गया 37 × x2 यानी कि 1 अपॉन में x + 1 यानी कि 3 + 1 कितना आ गया, 4। यानी इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 142 / 4, और इसका वैल्यू जो आता है वो कितना आता है, 35.5 आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एक क्लोरीन है उसका जो द्रव्य भार है वो कितना होता है, 35.5 होता है। ये था बेटा आज का टॉपिक जो कि सामान्य जानकारी से संबंधित था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। मैं आगे की वीडियो जल्द ही आपके इसके ऊपर यूट्यूब पर डालता रहूँगा। ये मेरा बिल्कुल फ्री है, आप इसको देखिए, नॉलेज प्राप्त कीजिए। और ये उस लेवल की बात करते हैं बेटा जो IIT JEE मेंस और नीट के क्वेश्चन करवाएंगे आगे चल करके। आज ये हमारा टॉपिक बहुत आसान था, बहुत ही इजी था, इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।